नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इस मौके पर हम बात करेंगे उनकी बेटी, टेलीविज़न और सामाजिक क्षेत्र का जाना पहचाना नाम प्रतिभा आडवाणी जी से। प्रतिभा जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और सबसे पहले मैं ये जानना आपसे चाहूँगा कि आडवाणी जी को जो भारत रत्न पुरस्कार मिला है, कैसे देखती हैं आप, क्या कहना है? एक तो मैं पहले ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुशी है और अन्य परिवार के सदस्यों को भी बहुत खुशी है कि दादा के जीवन के इस पड़ाव पर उनको देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है। निश्चित ही बहुत ही खुशी की बात है पूरे परिवार के लिए। इससे ज़्यादा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि क्योंकि ये दादा एक व्यक्ति के तौर पर देखा जाए तो दादा ने अपना पूरा जीवन देश सेवा में लगाया है, पर अगर एक और तरीके से देखा जाए कि जिन आदर्शों और सिद्धांतों का पालन करते हुए उन्होंने अपना जीवन दिया है, तो ये भी लगता है कि उन आदर्शों और सिद्धांतों का भी सम्मान है, तो इससे भी बहुत खुशी होती है। जीवन का सार अगर आप पूछें तो मैं उनके जीवन का वाक्य जिसने उनको बहुत प्रेरित किया है, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम। मतलब मेरा जीवन राष्ट्र के लिए है, मेरा जीवन मेरा नहीं है। इसी से हमेशा वो प्रेरित रहे हैं। और मैंने देखा है बचपन से उनको कि उनके जीवन के दो ही लक्ष्य रहे हैं। एक तो किस तरह से राजनीतिक जीवन में, चाहे कोई भी पार्टी रही हो, चाहे भारतीय जनसंघ रहा होगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एक ही लक्ष्य रहा है कि हम पहले देश की सेवा में जुटेंगे, उसके बाद पार्टी को विकसित करेंगे और उसके बाद अपने बारे में सोचेंगे। और अपने बारे में मैं अपने को भी गिनती हूँ कि हमारा जो परिवार है, उनका वैचारिक परिवार अलग है और एक व्यक्तिगत अलग है, तो इन दोनों में उन्होंने बहुत सुंदर समन्वय बना के रखा है और यही दो चीज़ें उनके लिए महत्वपूर्ण रही हैं ज़िंदगी में। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि सार अगर आप मानेंगे तो यही सार है। जी प्रतिभा जी, आडवाणी जी का एक जीवन सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत लंबा बीता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते और राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी एक लंबी यात्रा सार्वजनिक जीवन में रही है। 7 दशक से ऊपर। बिल्कुल। और आपने आदर्श और सिद्धांतों की बात की, वो आदर्श और वो सिद्धांत कौन से थे? शुचिता सबसे बड़ा मैंने जो उनका देखा है, शुचिता। उनमें इतनी खूबियां हैं, अगर आप एक व्यक्ति के तौर पर भी देखें और एक राजनेता के तौर पर भी देखें। व्यक्ति के तौर पर उनमें वो मैंने सारे आदर्श गुण देखे जो एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति में होने चाहिए। वो छोटी छोटी बातों का कभी उन पे ध्यान नहीं देते, उनकी परवाह नहीं करते। एक उनका फेवरेट वाक्य रहा है, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। बड़ी पिक्चर देखो, छोटी छोटी बातों को, सब में खामियां हैं, आप में खामियां हैं, मेरे में खामियां हैं, खामियों को ना देखकर। और उन्होंने इसका पालन जब पार्टी में और अन्य नेताओं को विकसित करना हो या पार्टी के, उनमें भी उनको पता था किसमें क्या खामी है, किसमें क्या अच्छाई है, तो वो अच्छाई को लेके चलते हैं। कभी भी महत्वाकांक्षी नहीं रहे, अपने लिए तो बिल्कुल नहीं रहे, पर पार्टी के लिए ज़रूर रहे और सबसे ज़्यादा देश के लिए। हमेशा वो चाहते थे कि देश हमेशा सुदृढ़ रहे। एक और बहुत मुझे उनकी जो एक क्वालिटी ने बहुत प्रभावित किया, वो ये था कि लोकतंत्र में उनका अटूट विश्वास, और उसके कारण वो सारे अपने संघर्ष बहुत आसानी से जी पाए। क्योंकि उनका किसी चीज़ में भी आप विश्वास रखो तो उसकी यात्रा आसान हो जाती है, भले ही कितने रोड़े ना आए रास्ते में। जी प्रतिभा जी, अगर मैं पुरस्कारों की बात करूं, तमाम पुरस्कार जीवन में आडवाणी जी को मिले, तमाम उपलब्धियां हासिल की, लेकिन ख़ासतौर से भारत रत्न का मिलना कितना महत्वपूर्ण है परिवार की दृष्टि से और जो जीवन यात्रा रही है उस दृष्टिकोण से? बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो तिरंगे को जब सलाम करते थे, या अभी भी जो करते हैं, जब 26 जनवरी और 15 अगस्त को हमारे घर में जो कार्यक्रम होता है, वहाँ नहीं जा पाते अब उम्र के कारण, बट अभी भी उनके आंखों में स्वाभाविक आंसू आते। तो ये भारत रत्न, सर्वोच्च सम्मान भारत के नागरिक को मिलना बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है एक सही तरह से उनको सम्मान ये दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग बहुत खुश थे और स्वयं वो भी, मैंने जब उनको बताया, मेरे आंखों में आंसू थे, उनके भी आंखों में आंसू थे। वो कम बोलते हैं, शुरू से ही कम बोलते हैं, पर उनके आंसू सारा कुछ व्यक्त कर देते हैं। जी प्रतिभा जी, अगर बात वैचारिक परिवार की जाए, जैसे आपने कहा वैचारिक परिवार और एक आडवाणी जी का स्वयं का परिवार, जिसमें आप, जयंत आडवाणी जी और परिवार के माँ आपकी कमला आडवाणी जी को अहम हिस्सा उनके जीवन का। जी ये संतुलन बैठाना और परिवार की दृष्टि से उनका जो संबंध रहा, क्योंकि ये माना जाता है सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति होता है वो शायद परिवार को समय कम दे पाता है। परिवार के साथ ये संतुलन
और वैचारिक परिवार के साथ संतुलन, इसे आप कैसे देखती हैं? उनके लिए ना ये बहुत सरल इसलिए बन गया क्योंकि मेरी माँ बहुत सशक्त सोच वाली महिला थी और उन्होंने उनको पूरा योगदान दिया। मतलब ऐसी घर की कोई भी वाक्य विषय नहीं था जो दादा के ऊपर था, उनकी जिम्मेवारी दादा के ऊपर थी, सारा कुछ माँ ने संभाला। और उनके निजी जीवन में भी माँ एक रॉक की तरह खड़ी रही। मुझे याद है शी वॉज फियर्सली प्रोटेक्टिव अबाउट हिम। मतलब कोई उनको कुछ गलत बोल दे तो मैंने अडवाणी के साथ ऐसे कैसे करते हो, शी वॉज फियर्सली प्रोटेक्टिव अबाउट हिम। और ये इस तरह से अपने मन को खाली रख पाना कि मेरे 2 बच्चे हैं बट कमला उनको देख रही है, ये दादा के लिए बहुत बड़ी शक्ति बना। और जैसे एक राजनेता का जीवन घर में भी काफ़ी व्यस्त रहता है, काफ़ी लोगों का आना जाना होता है। मम्मा को हम अन्नपूर्णा बुलाते थे, वो सबको खाना खिला के भेजती थी, उनकी एक खासियत थी। मम्मा जब गई तो मुझे याद है करीब 500-600 लोग मेरे पास आए और उन्होंने बोला माँ के हाथ का खाना खाया है। और मैं सोच रही थी कि ये कब हुआ, मैं कहाँ थी और उन लोगों को मैं नहीं जानती थी। तो मम्मा ने इस तरह से घर की सारी जिम्मेवारियां संभाली कि दादा को कभी भी इनके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये कहते हुए मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमें बच्चों को, मुझे और मेरे भाई जयंत को कभी इसका आभास नहीं हुआ कि दादा इतने व्यस्त हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया उनके जीवन में 2 ही चीज़ें थी, एक काम था और एक परिवार था। तो जब भी काम से उनको फुर्सत मिलती थी वो उनका सारा ध्यान बच्चों पर ही होता था। मुझे स्कूल भी ले जाते थे, मेरा होमवर्क भी करवाते थे, मुझे एलोक्यूशन में पार्ट भी करवाते थे। तो कभी दादा की कमी इस तरह से हमें महसूस नहीं हुई, फिज़िकल कमी। एक समय ज़रूर आया इमरजेंसी के दौरान जब 19 महीने दादा जेल में थे, तब मुझे लगा कि दादा कहाँ हैं। तब उनकी एब्सेंस का आभास हुआ। और मुझे याद है मैं स्कूल में जब जाती थी तो मेरी क्लास टीचर रोज़ सुबह मुझसे पूछती थी पापा वापस आ गए, और मैं सर लटका के कहती थी कि नहीं, वो नहीं आए। तो ये 19 महीने का जो सिलसिला, और हमारे पास पारिवारिक समस्याएं पैसे की भी थी। मुझे याद है कोई इनकम नहीं थी माँ को, पर माँ ने किस तरह से इस पूरी समस्या को इतने सुलझे हुए ढंग से संवारा, उसको संभाला, बच्चों को पढ़ाया बढ़ाया। मैं तो पूरा श्रेय माँ को देती हूँ कि दादा व्यक्तिगत जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री गए, तभी वो इतना सब कुछ अपने राजनीतिक जीवन में योगदान कर पाए। सिद्धांतों की बात अगर की जाए राजनीति में, जाहिर तौर पे आज हम देखते हैं परिवारवाद एक चुनाव में बड़ा मुद्दा है, और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि प्रतिभा अडवाणी जी राजनीति में क्यों नहीं आई, या जयंत अडवाणी जी राजनीति में क्यों नहीं आए। हालांकि अडवाणी जी हमेशा परिवारवाद के मुद्दे पर खासे मुखर रहे खुद भी। इस पहलू को आप कैसे देखती हैं? मुझे ना दादा ने, चाहे मैं हूँ चाहे मेरा भाई जयंत हो या माँ ने, दादा माँ ने, दोनों ने कभी भी किसी दिशा में अपना जीवन मोड़ने के लिए नहीं कहा। उन्होंने बोला ये आपका निर्णय रहेगा। चाहे मैंने जूलॉजी पढ़ी, उसके बाद मैं टेलीविज़न में गई, जिस तरह से मेरा मन करा मैंने अपना निर्णय किया। तो उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया। पर हाँ, ये भी बात सही है कि उन्होंने कभी मुझे कहा नहीं कि प्रतिभा तुम राजनीति में जाओ। परिवारवाद में वो विश्वास नहीं करते, पर परिवारवाद की भी परिभाषा है कि क्योंकि आप एक परिवार में जन्मे हो, आपको उसका नेचुरली बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर हाँ, अगर आपको मेहनत करके उसमें जाना है तो आप स्वयं अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पर जाइए। नाम एक समय तक ही काम आता है। पर मेरे जीवन में मैंने देखा है कि वो है निर्धारित करने वाला कि मैंने क्या करना है जीवन में। आपको मैंने बहुत करीब से देखा है, जिस तरह आप दादा का ख्याल रखती हैं, देखभाल करती हैं, तो बेटी और पिता का ये जो संबंध रहा है, ये क्या संदेश देता है? इस जन्म में दादा का जो साथ मिला, हम दोनों के बीच में 40 वर्ष का अंतर है, पर मुझे जो उनका साथ मिला वो ऐसा मिला कि एक बहुत ही मेरा करीब मित्र है, और वो बचपन से ऐसा रहा। और मैं उनके पीछे ना पूंछ की तरह घूमती रहती थी बचपन से। और एक समय ये भी था कि माँ एरोप्लेन में नहीं जाती थी, तो मुझे बोलती थी प्रतिभा तू जा, दादा की देखभाल करनी है। तो ये मुझे एक अवसर वैसे ही मिला कि उनके साथ साथ रहना हमेशा, और हमेशा उनकी देखभाल मतलब मुझे लगता है कि मैं उनके लिए अगर कुछ करती हूँ ना, आज भी मुझे लगता है जैसे मैं अगर खाना भी खिलाऊँ, निवाला भी खिलाऊँ, मुझे लगता है मैं भगवान को निवाला खिला रही हूँ। ऐसा एक्चुअली प्रतीत होता है, ये सुनने की बात नहीं है। और मुझे लगता है कि ये 40 वर्ष का जो हम दोनों के बीच में है, दादा बचपन से ही मेरे साथ इतने आराम से और आत्मीयता से रहे हैं ना, मुझे लगता है कि वो ये अंतर पार करना भी उनको श्रेय देती हूँ मैं। वो हमेशा मेरे लिए
मेरे में विश्वास भी करते हैं, जिस तरह से मैं दादा में अटूट विश्वास रखती हूँ, तो वो भी बचपन से मेरे में विश्वास करते हैं। और मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि ये रिश्ता मेरे लिए क्या मायने रखता है। और मैं यही कहूँगी कि हर जन्म में मुझे दादा के जैसा पिता दे। आडवाणी जी को जो जीवन यात्रा रही है राजनीतिक रूप से, तमाम मुद्दे आडवाणी जी ने अपने जीवन में उठाए, लेकिन कोई खास ऐसे 2 मुद्दे जो आडवाणी जी के मन के बहुत करीब रहे हों, या ऐसा कोई लक्ष्य वो जो चाहते हैं कि हमारा देश का ऐसा निर्माण हो, वो कौन से मुद्दे? लोकतंत्र में अटूट विश्वास। तो चाहे वो इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र को जिस तरह से दबाने की कोशिश की, उसके बाद उनका जो संघर्ष रहा, इमरजेंसी के दौरान तो जेल में गए थे 19 महीने, अटल जी भी साथ थे और भी पार्टी के सहयोगी सब लोग साथ थे। तो एक जो संघर्ष उन्होंने लोकतंत्र के लिए किया, ही इज़ फियर्सली प्रोटेक्टिव अबाउट सेविंग डेमोक्रेसी। तो एक लोकतंत्र का उनका संघर्ष मैं मानूंगी। इमरजेंसी के बाद जब वो INB मिनिस्टर बने, तो वो जिस तरह से लोकतंत्र का पूरा ढांचा गिर गया था इमरजेंसी के दौरान, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, मीडिया की फ्रीडम उन्होंने वापस दिलाई, प्रसार भारती का गठन हुआ, और बाद में ऑफ कोर्स एक जो उनके जीवन का मुद्दा उनके सबसे करीब रहा, वो राम मंदिर और राम जन्मभूमि का हिस्सा बनना, ताकि वो एक डिबेट को प्रिसिपिटेट कर पाए कि एक्चुअली सेक्युलरिज्म क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, जो बहुत ही कंफ्यूज्ड लोग रहे हैं उसके बारे में, और कुछ लोगों ने उसका इस्तेमाल भी किया है अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो इस डिबेट को इस तरह से प्रिसिपिटेट कर पाना, ये मैं दादा का श्रेय दूंगी। और बहुत खुश हैं कि राम मंदिर आज अपने स्थान पर है, और जो संघर्ष उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान किया, और उसके थ्रू जो देश में जन भावना जो जगाई, मैं कहती हूँ ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक सवाल अगर मैं व्यक्तिगत रूप से ये जानना चाहूँ कि आडवाणी जी अनुशासन प्रिय जीवन भर रहे हैं, ऊपर से थोड़ा सा कठोर स्वभाव वाला जो एक परसेप्शन उभर के आता था या आता है, एक बेटी के नाते आप कैसे देखती हैं? क्या ऊपर से ये कठोरता थी, अंदर से वो कोमलता भी? आपने बिल्कुल सही बात करी, वो परसेप्शन ही था इन इन्वर्टेड कॉमर्स, क्योंकि जो लोग दादा को करीब से जानते हैं, उनमें कठोरता का कोई भी अंश नहीं देखते। मुझे याद है कि एक साक्षात्कार के दौरान मैंने उनको ये कहा था कि पीपल ऑलवेज डीमनाइज माई फादर। ये सच बात है, मतलब क्योंकि, और वो उसका कारण ये है कि वो कम बोलते हैं, मृदुभाषी तो हैं ही, पर साथ में बहुत कम बोलते हैं, तो लोगों को पता नहीं लगता कि वो अंदर से क्या सोच रहे हैं, अपने तक रहते हैं वो, उनका वो व्यक्तिगत उनका जिस तरह से उनका व्यक्तित्व है। तो ये कठोरता तो शब्द दादा के साथ दूर दूर तक मैं बिल्कुल भी नहीं उसका समन्वय करूँगी, बिकॉज वो है ही नहीं कठोर। एक पार्टी की हार्डलाइनर के तौर पर उनकी छवि इसलिए उभरी क्योंकि उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में हिस्सा लिया, पर मुझे नहीं लगता कि उसको उस कैटेगरी में डालने की ज़रूरत है। वो उनका एक मानना था कि राम मंदिर भारत में बनना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति श्री राम से बहुत प्रभावित रही है, वो मानना, उससे वो कट्टरपंथी नहीं बनते। वो थोड़े से इस बारे में सेंसिटिव भी थे कि लोग उनको कट्टरपंथी बुलाते हैं, वे सेंसिटिव थे इस बारे में, बट देन ही गॉट यूज्ड टू इट कि चलो जी ये लोगों का मानना है, मैं तो अपना काम करते रहूँ। उनकी अगेन अंतर मन की आवाज़ ने बोला कि ठीक है, तो वो चलते रहे इस पथ पर वो कठोर कहीं से नहीं है। ही इज़ द सॉफ्टेस्ट ह्यूमन बींग मैंने जिनको देखा है, इतने स्वीट हैं, इतने अंदर से कोमल हृदय के हैं कि कठोर शब्द तो उनके साथ बिल्कुल नहीं जुड़ता। जी, अगर शौक़ की बात मैं करूं तो आडवाणी जी के जो शौक़ रहे हैं, क्या वो पसंद करते रहे अपने जीवन में? बहुत करीब से आपने देखा होगा, कुछ चीज़ें वो शेयर करते थे पब्लिकली, लेकिन क्या चीज़ पसंद रही उन्हें जीवन भर? क्या पढ़ना लिखना या म्यूज़िक सुनना, किस तरह से? पढ़ना लिखना तो मतलब सिनोनिमस है दादा के साथ, किताबें और दादा। उनकी जो ग्रेटेस्ट वीकनेस रही है ज़िंदगी में वो किताबें रही है। और हमारे पास, आपको आश्चर्य होगा ये सुन के कि हमारे पास करीब हमारी दादा की पर्सनल लाइब्रेरी में 13,000 किताबें हैं, जिनको आज मैं छांटने का काम कर रही हूँ कि उनकी एकदम इतनी सारी लाइब्रेरी के तौर पर रखना भी बहुत कठिन रहा है। माँ ने बहुत संभाला, अब मैं संभाल रही हूँ। उनकी एक ही वीकनेस रही है किताबें, और जब वो अपना काम नहीं कर रहे होते थे तो किताबें। दूसरा थिएटर, सिनेमा, म्यूज़िक और क्रिकेट, इन चीज़ों का भी बहुत शौक़ रहा है। और कमाल की बात यह है कि वो हर चीज़ के लिए समय भी बड़े आराम से निकाल पाते थे।
बहुत सहज। कभी भी नहीं लगता था कि दादा होम मिनिस्टर हैं या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं और उनको इन चीज़ों के लिए समय नहीं मिलेगा। ऑलराउंड व्यक्तित्व उनका, हर चीज़ को एंजॉय करते थे। यहाँ से दिल्ली घर से होम मिनिस्ट्री जाते थे, 10 मिनट 15 मिनट का रास्ता था, तो भी हाथ में किताब होती थी। तो कभी भी वो ऐसा नहीं लगा कि वो और चीज़ों को और आयामों को ज़िंदगी के एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हमेशा करते थे। तो ये सब उनकी रुचि का हिस्सा रहे हैं। आज भी फिल्में भी देखते हैं, म्यूज़िक भी सुनते हैं, तो ये किताबें हम साथ पढ़ते हैं, हम दोनों जने, पर ये सब चीज़ें हमेशा उनके जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा रहे हैं। अगर मैं संबंधों की बात करूं तो अडवाणी जी ने अपने सार्वजनिक जीवन में जिससे भी मिले उससे संबंध उन्होंने बना के रखे, निभाए। लेकिन एक संबंध, एक मित्रता जिसकी भारतीय राजनीति में चर्चा आज भी होती है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ अडवाणी जी की जो मित्रता रही, उसे आप कैसे देखती हैं? क्योंकि बचपन से आपने उस मित्रता को करीब से देखा है। बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी उन दोनों की। जब उनका देहांत हुआ अटल जी का, हालांकि वो कई वर्षों तक ठीक नहीं थे, पर जब उनका देहांत हुआ, दादा फेल्ट द ग्रेटेस्ट लॉस इन हिज पॉलिटिकल लाइफ। मुझे याद है, हम दोनों जो अगले दिन बैठे थे, तो हम, दादा का फेवरेट गाना है मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर मौके पर दैट गिव्स हिम स्ट्रेंथ। और हम लोग दोनों ये गाना सुन रहे थे, एंड ही हैड टीयर्स इन हिज आइज एंड ही सेज, लिसन, आफ्टर माँ, इस चीज़ को मैं बहुत दुखी हूँ इस चीज़ से। एंड ही लिटरली हैड इनफ टीयर्स इन हिज आइज। तो इनकी जो मित्रता थी 1952-53 में मिले होंगे पहले। इतने वर्षों की मित्रता मैंने बचपन से भी देखी, और हम बाबजी कहते थे अटल जी को। और अटल जी ने एक तरह से मुझे अपनी छोटी बेटी की तरह ही देखा। जब भी विदेश जाते थे, कहीं जाते थे, मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेके आते थे। और ये दोनों की मित्रता में माँ ने भी भूमिका निभाई। ऐसा नहीं कि दोनों में मतभेद नहीं थे, इतनी मित्रता, इतने लंबे समय तक कभी कभी मतभेद भी होते थे, पर वो मतभेद कभी उस लेवल तक नहीं पहुंचते थे कि एक दूसरे की इज्जत ना करें, एक दूसरे का, वो कभी उनको तोड़ नहीं पाया। और उसका एक मेन कारण मैं ये मानती हूँ कि जो दोनों की आइडियोलॉजी रही, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट, उसने भी उनका दोनों का अटूट विश्वास इस आइडियोलॉजी में रहा। उसने भी दोनों को बहुत पकड़ के रखा, एक साथ जोड़ के रखा। दूसरा, जब उनके संघर्ष के दिन थे, चाहे वो शुरुआती दौर हो, जब दीनदयाल जी चले गए तो अटल जी प्रेसिडेंट बन गए और पार्टी को खड़ा करना था, भारतीय जनता संघ, फिर जनता पार्टी, बीजेपी की स्थापना की। तो ऐसे कठिन समय में दोनों साथ रहे और साथ काम किया। तो मुझे लगता है उनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग होना, इसका कारण ये भी रहा है कि वो कठिन परिस्थितियों में साथ रहे हमेशा। और बाद में तो ऑफकोर्स एनडीए की पहली गैर कांग्रेसी सरकार, और बाद में 98-99 में फुल फ्लेज्ड सरकार बनना भी। सो उनका जो कार्य क्षेत्र एक दूसरे के साथ रहा, वो इतना लंबे समय तक रहा कि वो मित्रता उनके निजी जीवन में भी आ गई। मुझे याद है, कभी कभी कोई अगर मतभेद होता था दोनों में, तो माँ अटल जी को फ़ोन करती थी और बोलती थी, क्या कर रहे हो, आ जाओ, खाना खाते हैं साथ में। सो वो आ जाते थे। इस तरह से उन दोनों के बीच की आइस ब्रेक होती थी, दादा और अटल जी की। दोनों का व्यक्तित्व एकदम भिन्न, अटल जी और दादा का, पर क्योंकि उन्होंने अपने युवा वर्ष इतने सारे इकट्ठे गुजारे, और उनको भी बहुत फिल्में देखने का शौक़ था। दोनों ने खूब फिल्में देखी जाके साथ में। कोई इलेक्शन हार जाते थे तो फिर सुबह हो गई जैसी पिक्चर जाके देखे, या चाट खाते थे, पापड़ी खाते थे। दोनों ने इमरजेंसी में एक साथ रहे जेल में। अटल जी खिचड़ी बनाते थे, दादा और कार्यों में लगते। सो द एसोसिएशन वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो लॉन्ग। एक चित्र एक हिंदी डेली ने छापा था 1952 में, उसका चित्र, और उसके साथ 2003 का एक चित्र जिसमें अटल जी, दादा और भैरव सिंह जी। जो 1952 का वो राजस्थान का चित्र था, और 2003 का अटल जी के जन्म दिवस का चित्र था। 50 साल का अंतराल था ये। और उसमें उस समय तक 2003 तक अटल जी प्रधानमंत्री थे, वो वाइस प्रेसिडेंट थे भैरव सिंह जी, और दादा पीछे खड़े हुए थे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। सो इस तरह का साथ होना तीन बड़े व्यक्तित्वों का राजनीति में, मुझे लगता है ये बहुत रेयर है और शायद कभी हुआ नहीं है। और इस तरह से दोनों ने साथ काम किया। इससे बड़ा दादा के लिए व्यक्तिगत जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी अटल जी उनके घनिष्ठ मित्र रहे हमेशा। तो हमेशा उनको वो साथ हमेशा मिला।
अगर संबंधों की इसी कड़ी में बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आडवाणी जी के प्रति जो स्नेह भाव देखने में आता है, खासतौर से जन्मदिन की मैं बात करूं, उसे आप कैसे देखती हैं? अच्छा लगता है। हमेशा जैसे मैं अपने को दादा की बायोलॉजिकल डॉटर मानती हूँ, वैसे ही ये लोग सब दादा के आइडियोलॉजिकल बच्चे हैं। चाहे नरेंद्र भाई हों या पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हों, और हमेशा से वो एक आपसी प्यार और समन्वय हमेशा से रहा है। तो हमें भी बहुत स्वाभाविक है कि बहुत खुशी होती है कि नरेंद्र भाई इतने व्यवस्था के बाद भी हर बार दादा को जन्मदिन पर मिलने ज़रूर आते हैं। अच्छा लगता है बहुत। नरेंद्र भाई और मेरा एक और नाता ये भी रहा है कि एक समय में जब वो गुजरात में थे, हम लोग एक दूसरे को जोक सुनाते थे। उनको चुटकुलों का बहुत शौक़ है, तो एक दूसरे को हम जोक सुनाते थे। वो आज भी कभी मिलते हैं तो मुझे बोलते हैं, प्रतिभा आज कौन सा नया जोक है। तो नरेंद्र भाई और मेरा इस तरह से भी नाता रहा है। पर दादा के साथ तो ऑफ कोर्स उन्होंने कई वर्षों तक काम किया, और दादा ने हमेशा ये माना कि नरेंद्र भाई में कुछ ऐसे गुण हैं जो बहुत आगे जाते हैं और पार्टी को भी बहुत आगे ले जाते हैं। तो हमेशा रिश्ता अच्छा रहा। अगर आडवाणी जी की मैं बात करूं तो जीवन में ऐसा कोई खुशी का पल जिसे आप खास तौर पे याद करना चाहें? भारत रत्न एक बहुत बड़ा पुरस्कार है, देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, लेकिन खुशी का कोई ऐसा यादगार लम्हा जिसे आप याद करना चाहें? देखिए, उनको जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो कभी सबसे ज़्यादा दुख हुआ वो था जब उन पे हवाला का चार्ज लगा था। तो मैं खुशी के पल को भी उसी के साथ जोड़ना चाहूँगी जब वो चार्ज हट गया। एक झूठा भ्रमित केस उन पर डाला गया। मैं तो कभी अपने जीवन में मन में सोच भी नहीं सकती कि दादा पर करप्शन का कोई चार्ज लगा सकता। दादा को 100 रुपये और 10 रुपये में भी अंतर नहीं पता होता। ही इज़ दैट सिंपल इन टर्म्स ऑफ मनी मैटर्स। उन्होंने कभी भी पैसे को देखा ही नहीं है। तो इस तरह का भ्रमित और एकदम मन घड़ंत उन पे आरोप लगना उनके लिए व्यक्तिगत बहुत, उनको बहुत आहत हुए वो। और उनको हमेशा ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा दुख होता है, ये नहीं कि पार्टी के कितनी सीटें आई है या हमें इलेक्शन हार गए, उस पर दुख नहीं होता। उनको जो दुख होता है जब कोई उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाता है, उनके बोनाफाइड्स पे सवाल उठाता है। क्रेडिबिलिटी उनके लिए उनका फेवरेट शब्द रहा है। तो इस तरह से हवाला में उनका नाम आना, हवाला कांड में, ही वॉज़ वेरी 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 सैड। तो जिस दिन और वो उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था, ये जग जाहिर है, पार्लियामेंट की सीट से त्याग पत्र दे दिया था और कहा था कि जब तक मेरा नाम इससे क्लियर नहीं होगा मैं पार्लियामेंट वापस नहीं जाऊंगा, और उस पर अड़े रहे। इनफैक्ट जो 1996 की जो हमारी पहली सरकार बनी थी उसका हिस्सा नहीं थे दादा, जब तक उनका वो क्लियरेंस नहीं हुआ हवाला का। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उस दिन बहुत खुश थे जब उनका नाम क्लियर हो गया। और अभी हाल के समय में देखा जाए तो जिस दिन राम मंदिर बना वो बहुत खुशी का पल था उनके लिए। मेरा देश मेरा जीवन उनका सिद्धांत रहा है जीवन इस यात्रा का। कोई ऐसी इच्छा जिसको खास तौर पे जिक्र आडवाणी जी आपसे करते रहे हों कि ये इच्छा है, मतलब देश के संदर्भ में, इसको आप कैसे क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि राजनीति में दादा रहे शुरू से, पर उन्होंने हमेशा ये एक बात कही है कि राजनीति एक मिशन होता था सबके लिए। पहले इट वॉज़ ए मिशन जिसमें लोग अपने सिद्धांतों पर तो खड़े रहें, पर और जो विकृतियां हैं इसकी, चाहे वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो या पैसे का लेन देन हो, इससे हमें बचना चाहिए। तो उन्होंने बीजेपी को इसका माध्यम बनाने का सोचा था शुरू से कि हमारी पार्टी विद अ डिफरेंस इस चीज़ को बदल पाएगी, राइट। तो उनका हमेशा ये स्वप्न रहा है और ये मानते हैं कि शुचिता जीवन में बहुत आवश्यक है। अगर आप किसी देश को चला रहे हैं तो अपना उदाहरण देके आप उसको इस तरह से चलाइए कि ये विकृतियाँ उसमें ना आएँ। मसल पावर, मनी पावर, क्रिमिनलाइजेशन, उससे वो दुखी रहते थे। और एक जो अगली इंडियन पॉलिटिशियन की छवि है उसको हमेशा उन्होंने बदलने का प्रयास किया। और वो हमेशा यही मानते रहे कि मैं अगर जाऊँ भी इस जीवन से तो मैं ये इस तरह से जाना चाहूँगा, नोन एज अ पर्सन हु ट्राइड टू रिमूव दिस अगली इंडियन पॉलिटिशियन इमेज। तो उनकी इच्छा हमेशा यही रही है कि जो भी राजनीति में आए व्यक्ति उसको इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए
और एक जो अभिमान की बात वो करते हैं कि एरोगेंस नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें उन्होंने स्वयं अपने जीवन में भी अपने ऊपर भी लागू करी और अपने को रेटिसेंट करके देखा। उन्होंने कभी अपने आप को प्रमोट नहीं किया। तो इन सब चीज़ों का उनका हमेशा मन यही रहता है कि वो इमेज बदलनी चाहिए राजनेताओं की, इसी पे वो कार्य भी करते रहे सारे जीवन। एक हेल्दी लाइफ कैसे जी जाए, इस पे भी आडवाणी जी अपने मंत्र पार्टी कार्यकर्ताओं को भी देते थे। आप कैसे देखती हैं इसमें? वो अल्पाहारी रहे हैं हमेशा, बहुत कम खाना, पर वो अपने स्वभाव से ही अल्पाहारी रहे हैं। मीठे का बहुत शौक़ रहा है और भगवान की असीम कृपा से उनको कभी कोई बीमारी या कुछ नहीं था, तो वो आज भी मीठा उतना ही शौक़ से खाते हैं जितना पहले खाते थे। तो खाने के मामले में वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड रहे हैं। चाहे बहुत अच्छी चॉकलेट्स बहुत पसंद है उनको, बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी इनफैक्ट एक समय था जब छोटे छोटे बच्चे भी आके उनको चॉकलेट्स देते थे, उल्टी गंगा बह रही थी वहाँ पर। तो ये इन चीज़ों का जीवन में खाने पीने का शौक़ रहा है, बट संतुलित। आडवाणी जी को पढ़ने का शौक़ रहा और किताब लिखने का भी शौक़ रहा, कई किताबें उन्होंने लिखी। आपको सबसे अच्छी किताब आडवाणी जी की लिखी हुई कौन सी लगी आपको और क्यों? मुझे तो उनकी जीवनी मेरा देश मेरा जीवन, जो अंग्रेज़ी में माई कंट्री माई लाइफ के नाम से आई, सबसे अच्छी वही लगी। क्योंकि उसमें उन्होंने अपने वो तब आई थी 2008 में, जब वो करीब 80 वर्ष के जो जीवन है उसके बारे में लिख पाए। तो उनके 80 वर्ष का जीवन इस किताब में आना, और मैं स्वयं उनको जाके मैंने धन्यवाद दिया, क्योंकि मैंने उसकी कॉपी एडिटिंग की थी और मैंने बोला दादा थैंक यू, आपने अपना 80 साल का जीवन मुझे 5 महीने में जीने का अवसर दिया। उसमें मनोज जी आप विश्वास नहीं करेंगे, उनके बचपन से लेके इतने इंटरेस्टिंग किस्से रहे हैं। और उनका जो 10 वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के तौर पर जो राजस्थान में बीता उसकी भी बहुत अच्छी यादें हैं। इतने अच्छे अच्छे उसमें प्रकरण हैं जो मम्मा और मुझे वो सुनाते रहते थे समय समय पर। तो मम्मा और मैंने पीछे पढ़ के उनको बोला कि प्लीज़ राइट इट डाउन, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको भी पता होना चाहिए कि इतने इंटरेस्टिंग किस्से थे जैसे वो फिल्म की कहानी सुना रहे हो। तो मुझे जीवनी उनकी सबसे अच्छी लगती है, बिकॉज इट गिव्स अ होल पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट दादा इज़ ऑल अबाउट। उन्होंने अपने जीवन में उनके विचार, उनकी यात्रा, उनके कराची के दिन जो उनके लिए बहुत हृदय के करीब है, उनके बारे में भी बहुत अच्छी बात है। और उनका फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए इसकी भी बात है। एक और जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि दादा ने एक किताब पढ़ी थी, इंटरप्रिटेशन ऑफ मर्डर बाय जेड रूबनफील्ड, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में भी किया है। और बहुत ही अच्छा एक उसमें वाकया उन्होंने सुनाया कि जो लेखक है वो कहता है कि जीवन आपके सामने 2 विकल्प रखता है आमतौर पर, एक सार्थकता का और एक सुख का। और हमेशा हर एक व्यक्ति को उनमें से एक चीज़ चुननी होती है, या सार्थकता मिल पाती है या सुख मिल पाते हैं। दादा कहते हैं कि अगर मैं मुझसे कोई पूछे तो मुझे अपने जीवन में दोनों मिले, और वो भी भरपूर मात्रा में। मुझे सार्थकता मिली जब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा 14 साल की उम्र में। उसने मुझे मेरे जीवन को एक दिशा दी, एक गोल दिया, और उसी गोल का पालन करते करते मैंने अपना जीवन जिया है। सुख का अनुभव उन्होंने जीवन के हर एक छोटी छोटी चीज़ों से भी किया। उसका हिस्सा हमारा परिवार भी रहा। उसके अलावा जैसे मैंने बताया, फिल्में, नाटक, ये सब उनके लिए सुख का केंद्र रहीं। और द फैक्ट दैट वो अपने सिद्धांतों पर हमेशा अडिग रहे, इसने भी उनके जीवन को बहुत सार्थकता दी। जी प्रतिभा जी, आपने हमसे बात की, सनसेट टीवी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये अवसर दिया दादा के बारे में बात करने के लिए। मेरा जीवन, मैंने बताया ना, मुझे उनके बारे में बात करना, नींद में भी आप उठा के बात कराओगे तो मैं बहुत खुशी से बात करूँगी। थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।